नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो जेएसएससी लैब असिस्टेंट के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में जेएसएससी लैब असिस्टेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर देखेंगे, सॉलिड स्टेट, और जानेंगे कि इस चैप्टर से आपके आने वाले परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को भी करवा दूंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि इस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट रेगुलरली वीडियो को वॉच करते हैं, लेकिन ना तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, ना तो वीडियो को लाइक करते हैं, ना तो कमेंट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और जल्द से जल्द आपका जो चैप्टर है वो सारे चैप्टर को हम लोग क्लियर करने का प्रयास करेंगे। आप अगर हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम भी आपका अधिक से अधिक सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे और जितना हो सके रिवीजन करवाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं आज के चैप्टर पे। तो आज की इस क्लास का पहला चैप्टर होने वाला है, पहला टॉपिक होने वाला है स्पेशलिटीज़। दोस्तों, ये जो नोट्स आप देख रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स मैंने जेएसएससी लैब असिस्टेंट के लिए ही प्रिपेयर किया है और जितने भी आपके चैप्टर दिए गए हैं सभी के नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नीचे टेलीग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, उसमें आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, स्पेशलिटीज़ को जानते हैं कि स्पेशलिटीज़ क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक आपका सिलेबस में दिया गया है सॉलिड स्टेट का। द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स विच डिस्क्राइब द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट of the particles, atoms, molecules और ions in a crystal structure is called space lattice और crystal lattice। दोस्तों, क्रिस्टल लेटिस कहा जाता है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स का। ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स में आपका एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस भी हो सकते हैं, जिससे पूरा सब्सटेंस बना होता है। उसका जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है उसी को हम लोग कहते हैं स्पेस लेटिस या फिर इसी को कहा जाता है क्रिस्टल लेटिस। जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, इधर जेड एक्सिस है। इसमें एक क्यूब बना हुआ है। आप समझ सकते हैं इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है इसी को क्रिस्टल लेटिस या फिर स्पेस लेटिस कहा जाता है। ठीक है, नीचे आप सभी देख पा रहे होंगे, द क्रिस्टल ऑफ मोनो एटोमिक मेटल देयर आर ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। If the crystal is of some compound, its space lattice is made up of penetrating lattice। दोस्तों, अगर कोई क्रिस्टल मोनो एटॉमिक मेटल है तो एक ही प्रकार के एटम से बना होगा और उसका क्रिस्टल लेटिस भी एक ही प्रकार के एटम से बना होगा। लेकिन दोस्तों, अगर कोई कंपाउंड है जैसे कि NaCl, इसमें Na और Cl से बना हुआ है, तो इसका जो कंस्टिट्यूएंट पेनेट्रेटिंग लेटिस है उसी से आपका यहाँ पे स्पेस लेटिस का फॉर्मेशन होगा। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। द स्पेस लेटिस ऑफ वन कंपाउंड इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपाउंड। किसी एक कंपाउंड का स्पेस लेटिस जो होता है वो दूसरे कंपाउंड से एकदम अलग होता है, इंटायरली डिफरेंट होता है। ठीक है, अब चलिए जानते हैं यूनिट सेल। थोड़ा सा जल्दबाजी में हम लोग चलेंगे क्योंकि ये रिवीजन है और इस चैप्टर को मैंने पहले ही करवा चुका था। डिटेल में देखना है तो आप देख सकते हैं, और क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, पूरा चैप्टर को एक ही वीडियो में कंप्लीट करना है, इसीलिए थोड़ा सा तेजी से चलेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, दूसरा यहाँ पे टॉपिक है यूनिट सेल। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल लेटिस का स्मॉलेस्ट पोर्शन को हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। विच व्हेन रिपीटेड एंड डिफरेंट डायरेक्शन जनरेट्स द इंटायर लेटिस। और उसमें इंटायर लेटिस का प्रॉपर्टीज होता है जो कि अलग अलग डायरेक्शन में अगर रिपीट किया जाता है, अर्थात कि थ्री डायमेंशनल में अगर वो रिपीट करता है तो इंटायर लेटिस हमें प्राप्त होगा। यूनिट सेल इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लेटिस। यूनिट सेल को हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है, कह सकते हैं, या फिर यू कैन से दैट इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लेटिस। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखा दे रहा हूं, जैसे कि ये क्यूबिक का एग्जांपल लिए थे। इस पूरा क्यूब को अगर आप स्पेस लेटिस मान रहे हैं तो इसका जो एक भाग होता है उसको हम लोग यूनिट सेल कहेंगे। ठीक है, एक भाग को यूनिट सेल करेंगे, अर्थात कि छोटा सा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या फिर यूनिट जो होता है उसी को हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी में आपको याद रखना है तीन मेन लॉज होते हैं। ठीक है, इसी तीन लॉज से आपके आने वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी में कितना लॉ है, तो याद रखेंगे तीन लॉ होते हैं। तीन लॉ कौन कौन सा है? पहला लॉ है देखिए द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल। दूसरा लॉ है देखिए द लॉ ऑफ रेशनल इंडाइसेस। तीसरा लॉ है द लॉ ऑफ सिमेट्री। तो सबसे पहला है देखिए द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल। जैसे कि आपका एक ही लाइन से ये क्लियर हो रहा है, द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल, अर्थात कि जो इंटरफेसियल एंगल होगा वो कांस्टेंट रहेगा चाहे उसका फेस किसी भी प्रकार से डेवलप करे। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर ए गिवन सब्सटेंस, किसी एक गिवन सब्सटेंस के लिए द कोऑर्डिनेशन फेसेस, माफ कीजिएगा, द करस्पॉन्डिंग फेसेस, जो करस्पॉन्डिंग फेसेस आपस में मिलते हैं उस फेसेस का जो एंगल होता है वो कांस्टेंट रहेगा। एंगल रिमेन्स कांस्टेंट नो मैटर हाउ द फेसेस डेवलप। उसका जो फेस है वो कितना भी कैसे भी डेवलप करे, लेकिन जो एंगल होता है वो कांस्टेंट रहेगा। इसी को कहा जाता है द लॉ ऑफ कांस्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल। ठीक है,
द लॉ ऑफ रेशनल इंडाइसेस, तो रेशनल इंडाइसेस से संबंधित है। देखिए दोस्तों, अगर आप द इंटरसेप्ट दैट एनी फेसेस ऑफ द क्रिस्टल मैक्स, कोई अगर फेस यहाँ पे इंटरसेप्ट करता है विद द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, कोई भी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस जो होता है ए बी सी चाहे एक्स वाई जेड जो भी माने, आर आइदर वो क्या होते हैं इक्वल और स्मॉल रेशनल मल्टीपल ऑफ द इंटरसेप्ट, या तो स्मॉल होगा या फिर रेशनल मल्टीपल ऑफ इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, यूनिट सेल का या तो स्मॉल होगा और या फिर यूनिट सेल का रेशनल मल्टीपल ऑफ यूनिट सेल ये होगा। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे, रेशनल इंडाइसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द लॉ ऑफ सिमेट्री। द लॉ ऑफ सिमेट्री क्या कहता है, देखिए इट स्टेट्स दैट ऑल क्रिस्टल ऑफ द सेम सब्सटेंसेस पोजेस द सेम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। किसी एक सब्सटेंस के अंदर जितने भी क्रिस्टल लेटिस मौजूद हैं वे सभी एक ही प्रकार का यहाँ पे सिमेट्री शो करेगा। अलग अलग सिमेट्री के बारे में आपने पढ़ा होगा, जैसे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री, उसके बाद प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसके बाद रोटेशन सिमेट्री, तो अलग अलग सिमेट्री पढ़ा होगा। लेकिन दोस्तों एक कंपाउंड के अंदर या फिर एक सब्सटेंस के अंदर जितने भी क्रिस्टल होंगे वो सभी एक ही प्रकार की सिमेट्री शो करेंगे। तो ये 3 लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी है, तो इसको याद रखेंगे। पहला लॉ है द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल, दूसरा है देखिए द लॉ ऑफ रेशनल इंडाइसेस, तीसरा है द लॉ ऑफ सिमेट्री। ठीक है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ करके चलिए। इस टॉपिक से आपके आने वाले परीक्षा में एक क्वेश्चन छप गया है। ठीक है, एक्स रे डिफ्रैक्शन क्रिस्टल, इसी को हम लोग कहते हैं ब्रेग्स इक्वेशन। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आता है मोस्टली। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक्स रे डिफ्रैक्शन क्रिस्टल, जैसे कि नाम से पता चल रहा है एक्सरे का उपयोग करेंगे। एक्सरे क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिसमें ये जो लेमडा है उसका वैल्यू होता है, वेवलेंथ का वैल्यू होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है स्टडी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल का यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है अंदर का, उसका स्ट्रक्चर का यहाँ पे स्टडी करने के लिए इस एक्सरे डिफ्रैक्शन का उपयोग किया जाता है। और ये दिया गया था WH ब्रेग एंड WL ब्रेग के द्वारा, इसीलिए इसे ब्रेग्स इक्वेशन कहा जाता है। मोनोक्रोमेटिक लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम क्रिस्टल। ठीक है, और ये बेस्ड होता है, मोनोक्रोमेटिक जो लाइट होता है ये रिफ्लेक्ट करता है क्रिस्टल से, उसी से ये बेस्ड होता है। ठीक है, अब चलिए जानते हैं ब्रेग्स इक्वेशन। ठीक है, ब्रेग्स इक्वेशन का एक लंबा चौड़ा इसका ये होता है एक्सप्लेनेशन आता है, लेकिन उतना आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सा थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। जैसे कि कोई क्रिस्टल होता है, तो क्रिस्टल का केवल एक लेयर तो नहीं होता है, उसका अलग अलग लेयर होता है। ठीक है, ये मान लेते हैं क्रिस्टल है, इसका अलग अलग लेयर है। ठीक है, इसको हम लोग P-1 P-2 इस टाइप से किया है, P1 P2 P3 इस टाइप से हम लोग यहाँ पे अलग अलग लेयर को शो किए हैं। तो जैसे कि कोई इंसाइडेंट लाइट आता है तो पहला लेयर से टकरा करके लौट जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि सभी इंसाइडेंट लाइट पहला ही लेयर से टकरा के चला जाए। कुछ लेयर ऐसे होते हैं, कुछ रेज आगे पेनिट्रेट करके दूसरे लेयर पे चले जाते हैं और दूसरे लेयर से वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाते हैं। तो ब्रेग्स इक्वेशन एक्चुअली होता है ये जो दूसरे लाइन के बीच का जो डिफरेंस है। ठीक है, इस डिफरेंस का A और C, जैसे कि आप ये डिफरेंस देख रहे हैं, ये जो लाइन है इसको D कहा जाता है डिफरेंस को। ये दो क्रिस्टल का जो 2 लेयर है इसके डिफरेंस और ये जो एंगल बन रहे हैं, इस एंगल के बीच का रिलेशन को हम लोग ब्रेग्स इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, ब्रेग्स इक्वेशन के द्वारा दर्शाया जाता है। और इस ब्रेग्स इक्वेशन को याद रखेंगे, 2D sin थीटा इज इक्वल टू n लेमडा होता है। ठीक है, थोड़ा सा अगर इसको समझना चाहे तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे A पॉइंट बन रहा है, ये दूसरा रे यहाँ पे आकर के दूसरा लेयर से टकरा करके जा रहा है, यहाँ से यहाँ इसको मिला देंगे और B से ये मिला देंगे, तो यहाँ पे देखिए ये थीटा बन रहा है और थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा D sin थीटा। ठीक है, ये जो BC देख रहे हैं तो D sin थीटा, क्योंकि आगे थीटा है और इसीलिए sin थीटा है, तो यहाँ पे D sin थीटा आपका हो जाएगा। ठीक है, और इधर वाला उसी प्रकार D sin थीटा हो जाएगा। तो इसी से आप यह कर सकते हैं, पाथ डिफरेंस, इसका जो डिफरेंस है, ये जो पाथ डिफरेंस आप देख रहे हैं, पाथ डिफरेंस इक्वल टू n लेमडा होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए पाथ डिफरेंस इसके बराबर होता है BC इज इक्वल टू C डैश के बराबर होता है, इसीलिए पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू D sin थीटा मिलकर के 2D sin थीटा होगा। और इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग लिख सकते हैं 2D sin थीटा इज इक्वल टू n लेमडा। यही होता है आपका ब्रेग्स इक्वेशन, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो 2D sin थीटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आज ही इसी वीडियो में आपको मैं दिखा दूंगा कि किस प्रकार ब्रेग्स इक्वेशन का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को याद रखेंगे, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है और अपना हाथ में लिख करके रख लीजिए, एक दिन में याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, हीमोग्लोबिन का डिटेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA के लिए उपयोग किया जाता है, डी इंटरप्लानर स्पेसिंग में यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। चले जानते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेशन नंबर, इससे भी क्वेश्चन बनेगा। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ ए पार्टिकल इन ए लेटिस क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में, दोस्तों उसके आसपास जितने भी नेबर मौजूद होते हैं, पार्टिकल या फिर नेबर
कह सकते हैं। तो जितने भी नेबर मौजूद होते हैं उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। मान लेते हैं ये एक आप रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, इसके चारों ओर जितने भी नेबर मौजूद हैं, तो यहाँ पे देखिए 4 नेबर यहाँ पे मौजूद है, 4 पार्टिकल मौजूद है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। तो उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर अवेलेबल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। मेनली पूछा जाता है सिंपल क्यूबिक में कितना होता है, बीसीसी अर्थात कि बॉडी सेंटर क्यूबिक में कितना होता है, एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक में क्या होता है। इन सभी के बारे में आपने तो पढ़ चुका होगा मेरे ख्याल से 11-12 क्लास में। देखिए दोस्तों, सेंटर जो होता है सिंपल क्यूबिक जो होता है इसमें 6 नेबर होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। बीसीसी अर्थात कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में 8 होते हैं और फेस सेंटर्ड में 12 होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन तीनों ही डाटाओं को याद रखेंगे। सिंपल क्यूबिक में कितना होता है, 6 नेबर होते हैं, जिसके कारण कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होगा। बॉडी सेंटर्ड में याद रखेंगे 8 होगा, उसके बाद फेस सेंटर्ड में याद रखेंगे 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। याद कीजिए इसको आप किस प्रकार से याद किए थे। जैसे कि मान लेते हैं सिंपल क्यूबिक एक क्यूब आप बना रहे हैं, ठीक है, उसके चारों तरफ जैसे कि इधर एक उधर एक इधर एक, चारों कोना में एक होगा, ऊपर एक नीचे एक, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। बॉडी सेंटर में आगे पीछे बॉडी के साथ भी यहाँ पे 6 सेंटर में 6 फेस में हो तो होगा और बॉडी में भी होगा, इसीलिए यहाँ पे 8 हो जाता है। फेस सेंटर में जो दोस्तों फेस के साथ भी होगा, इसीलिए यहाँ पे 12 हो जाता है। तो इसके लिए इसका याद रखेंगे, तीनों जो डाटा है इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब चलिए देखते हैं 1D जो पैकिंग है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। 1D पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, क्योंकि 1D पैकिंग में सिंपल सा एक ही डायमेंशन में होता है। तो इसके अगल बगल आप देखेंगे, इसको अगर रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, इसके अगल बगल केवल 2 ही नेबर मौजूद है, ये और ये 2 ही नेबर मौजूद है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 1 होगा, ठीक है। अगर 2D पैकिंग में देखेंगे तो 2 प्रकार का 2D पैकिंग होता है। एक तो 2D स्क्वायर पैकिंग होता है, दूसरा 2D हेक्सागोनल पैकिंग होता है। अगर 2D स्क्वायर पैकिंग में देखते हैं तो इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। स्क्वायर पैकिंग में देखिए दोस्तों, मान लेते हैं इस पॉइंट को हम लोग रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, तो इसके देखिए चारों ओर 1 है, 2 है, तीसरा है और चौथा है, ठीक है। थोड़ा सा उतना एक्यूरेट नहीं बनाया हुआ है, नहीं तो आपको 4 ही नज़र आता है, ठीक है। ये देखिए मैं बना देता हूँ, ये रेफरेंस पॉइंट है, मान लेते हैं इसके इधर एक होगा, इधर एक होगा, इधर एक होगा, इधर एक होगा। तो 2D स्क्वायर पैकिंग में आपका कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, 1 2 3 और 4, ये 4 कोऑर्डिनेशन होगा। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि 2D स्क्वायर पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना होता है। याद रखेंगे 2D स्क्वायर पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है, इसको याद करके रखिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 2D हेक्सागोनल पैकिंग में हम लोग देखते हैं कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, हेक्सागोनल पैकिंग इस टाइप से होता है जिसमें आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ये रेफरेंस पॉइंट मार रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 2D हेक्सागोनल पैकिंग में हेक्सागोन से ही पता चल रहा है, हेक्सा का मतलब ही होता है 6, ठीक है। हेक्सा का मतलब होता है 6, तो यहाँ से भी आप अगर दिमाग लगाएंगे तो आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। हेक्सागोनल, हेक्सा का मतलब होता है 6, तो यहाँ पे 6 ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 होगा। और यहाँ पे देखिए स्क्वायर का मतलब होता है 4, ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता है 4, तो यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है, इस टाइप से स्क्वायर होता है, 4 ही इसका फेस होता है, 4 ही यहाँ पे कोन भी होता है इसका, तो यहाँ पे 4 ही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, तो इससे भी आप जान सकते हैं। उसके बाद 3D पैकिंग थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है, चलिए इसको भी मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। देखिए दोस्तों 3D पैकिंग 3 प्रकार से हो सकता है, या तो ए हो सकता है, ठीक है, मतलब एक ही प्रकार के ए इसी टाइप से जा सकता है, इस टाइप से, ठीक है। तो अगर ए स्क्वायर पैकिंग होगा तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 होगा। अगर ए बी बनेगा तो आपका यहाँ पे 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगा और इसमें आपका 12 बनता है। और ए बी सी इस टाइप से जाएगा तो यहाँ पे आपका 3D FCC में आपका होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 12। तो याद रखेंगे इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ए टाइप में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ए बी टाइप में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद ए बी सी में भी 12 होता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है रेडियस रेशियो रूल, चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो रेडियस रेशियो रूल जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ओनली वन आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, एक आयोनिक कंपाउंड के लिए उपयोग होता है, जैसे कि NaCl, KCl, ZnH या फिर CaF2 में रेडियस रेशियो निकाला जाता है। रेडियस रेशियो होता क्या है, यहाँ पे देखिए रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे रेडियस ऑफ एनायन जो होगा ये कैटायन से ज़्यादा होगा। तो रेडियस रेशियो अर्थात की होता है रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है, रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन। अगर रेडियस ऑफ कैटायन जैसे कि यहाँ पर सभी देख पा रहे होंगे, अगर रेडियस ऑफ कैटायन इंक्रीज करता है तो ऑब्वियस बात है रेडियस रेशियो भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जबकि इसके अपोजिटली यहाँ पे प्रोपोर्शनल होते हैं। देखिए रेडियस ऑफ एनायन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कैटायन होता है। रेडियस रेशियो
हाई होता है मतलब स्टेबिलिटी ऑफ द आयोनिक कंपाउंड भी हाई होता है, ठीक है। याद रखेंगे रेडियस रेशियो अगर आपका हाई होता है तो कंपाउंड का स्टेबिलिटी भी हाई होगा, ठीक है, और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी हाई होगा। तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, आप सभी इसको देख सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ। केटायन एंड एनायन एज्यूम टू बी स्पेरिकल इन शेप मस्ट बी टचिंग ईच अदर। केटायन एंड एनायन को ऐसा एज्यूम किया जाता है, स्पेरिकल इन शेप एज्यूम किया जाता है और एक दूसरे को टच करता है। एनायन जनरली विल नॉट टच ईच अदर। एनायन जो होता है ये दूसरे एनायन अर्थात कि एनायन और एनायन कभी भी टच नहीं करते हैं। एनायन प्लस केटायन प्लस एनायन इस टाइप से होगा, ठीक है। एनायन एनायन कभी भी एक दूसरे से टच नहीं करेंगे। केटायन मस्ट सराउंड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन एंड वाइस वर्सा। केटायन मस्ट सराउंड, कोई एक मान लेते हैं ये केटायन है, ये चारों ओर से अलग अलग एनायन से सराउंड होगा, नंबर ऑफ एनायंस एंड वाइस वर्सा, और इसी प्रकार का होगा अर्थात कि एनायन भी मैक्सिमम नंबर ऑफ केटायन से सराउंड होगा। तो ये 3 पॉइंट है रेडियस रेशियो से संबंधित। मेन आपका इंपॉर्टेंट है रेडियस रेशियो, अगर निकलने आता है तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये आपका रेडियस रेशियो का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब चलिए इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट को करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे लिख करके रखिए VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इससे आपके आने वाले परीक्षा में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, गारंटी है, ठीक है। दोस्तों इरेगुलरिटीज़ इन द अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट में जो इरेगुलरिटीज़ देखा जाता है उसी को हम लोग डिफेक्ट करते हैं। जैसे कि डिफेक्ट इन क्रिस्टल, अर्थात कि क्रिस्टल में किसी प्रकार का डिफेक्ट है, किसी प्रकार का त्रुटि है, उसी को हम लोग डिफेक्ट करते हैं। तो डिफेक्ट दोस्तों 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा देखिए, पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा लाइन डिफेक्ट। डिफेक्ट 2 प्रकार का कौन सा होता है याद रखेंगे, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट। तो इन दोनों ही डिफेक्ट को याद रखेंगे। डिफेक्ट 2 प्रकार का होता है, एक तो पॉइंट डिफेक्ट आपका जो कि सिलेबस में पढ़ना है, लाइन डिफेक्ट के बारे में आपका नहीं पढ़ना है, तो इसको थोड़ा सा जान ले, फिर भी भूले भटके अगर क्वेश्चन आ गया, JSSC है कुछ भी कर सकता है। देखिए दोस्तों पॉइंट डिफेक्ट सबसे पहले देखते हैं। पॉइंट डिफेक्ट्स आर द इरेगुलरिटीज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट। किसी पॉइंट के अराउंड किसी प्रकार का अगर अरेंजमेंट में आपका इरेगुलरिटीज देखने को मिलता है तो उसको हम लोग पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। और उसके बाद जैसे कि लाइन डिफेक्ट नाम से ही पता चल रहा है, अगर इंटायर रो या फिर इंटायर लाइन में आपका डिफेक्ट है तो उसको हम लोग लाइन डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए क्योंकि सिलेबस में नहीं है, ना तो 11th में 12 में है, ना तो ग्रेजुएशन में, ठीक है। आपने केवल पॉइंट डिफेक्ट ही पढ़ा होगा, तो उसी को हम लोग अध्ययन करेंगे, लाइन डिफेक्ट नहीं पढ़ेंगे। आगे जाकर के MSc में आप पढ़िएगा। देखिए दोस्तों पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट 3 प्रकार का होता है, एक तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट और तीसरा नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इन तीनों ही डिफेक्ट को आपको पढ़ना है। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट अर्थात होता है रेशियो ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मेंटेन, अर्थात कि NaCl अगर लेते हैं तो Na जितना होगा Cl भी होगा, अर्थात कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो रेशियो है किसी भी हाल में यहाँ पे मेंटेन रहेगा और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी यहाँ पे मेंटेन रहेगा। नॉन स्टोकियोमेट्रिक में देखिए दोस्तों जो आपका यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो मेंटेन नहीं रहता है। जैसे कि FeO का अगर एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं Fe11 होना चाहिए FeO में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे कि 0.96 एक एग्जांपल मैंने दिया है, एग्जांपल, ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे Fe 0.96 हो गया है और यहाँ पे O जो हो गया ये 1 हो गया, तो देखिए 1 होना चाहिए था लेकिन 1 नहीं होता है, थोड़ा सा घट गया है। तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है उसको हम लोग नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं, जो जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो रेशियो है वो मेंटेन नहीं रहता है। लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे, दोनों में कॉमन है, जो चीज़ है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी दोनों में ही मेंटेन रहता है। इसमें भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहता है, इसमें भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। व्हाट इज स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड व्हाट आर द काइंड्स ऑफ स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। देखिए दोस्तों, दे आर द डिफेक्ट दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोकियोमेट्रिक ऑफ द सॉलिड। ये किस प्रकार का डिफेक्ट होते हैं, ये ऐसे डिफेक्ट होते हैं जो कि स्टोकियोमेट्रिक अर्थात कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसको यहाँ पे इफेक्ट नहीं करते हैं। स्टोकियोमेट्रिक ऑफ द सॉलिड, स्टोकियोमेट्रिक को यहाँ पे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आपका बना रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। सबसे पहला है वैकेंट डिफेक्ट, लेटिस साइट मिसिंग। यहाँ पे देखिए दोस्तों लेटिस साइट मिसिंग हो जाता है, लेटिस साइट किसी कारणवश यहाँ पे मिसिंग हो जाता है जिसके कारण ये वैकेंट डिफेक्ट मौजूद आ जाता है, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे वैकेंसी आ गया इसीलिए डेंसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाता है वैकेंट डिफेक्ट का। दिस डिफेक्ट कैन डेवलप ओनली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज हीटेड। जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट करते हैं तो इस प्रकार का डिफेक्ट आता है, ठीक है। याद रखेंगे वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टेसाइल डिफेक्ट आयनिक नॉन आयोनिक कंपाउंड सॉलिड में ये दिखा जाता है, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे।
तो वैकेंसी डिफेक्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो डेंसिटी है वो डिक्रीज़ करता है। आपका क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा डिफेक्ट है जिसमें डेंसिटी डिक्रीज़ करता है। ऑप्शंस दिया जाएगा, जिसमें वैकेंसी डिफेक्ट अगर ऑप्शन रहेगा तो आपको उसको टिक करके आना है। दूसरा चीज़ ये याद रखेंगे कि ये किस प्रकार के क्रिस्टल में शो करता है, नॉन आयोनिक क्रिस्टल में शो करता है। और याद रखेंगे इसमें जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट करते हैं तो इस प्रकार का डिफेक्ट आपको देखने को मिलता है, वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इंटरस्टिशियल में कोई यहाँ पे आ जाएगा, उसको हम लोग इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहेंगे। तो यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इंटरस्टिशियल साइड में आ जाते हैं, इसीलिए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहा जाता है। डेंसिटी इसमें इंक्रीज करता है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है फ्रेंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट। ऐसा कोई भी पेपर नहीं होगा जो कि इसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। ठीक है, आपने अगर एग्जाम दिया है तो आप सभी को याद आ रहा होगा अपना माइंड में। ठीक है, देखिए दोस्तों, आयोनिक सॉलिड में और आयोनिक सॉलिड में ये शो होता है। फ्रेंकल डिफेक्ट अर्थात होता है दिस डिफेक्ट अराइजेज इन दोज आयोनिक सॉलिड वेयर देयर इज ए लार्ज डिफरेंस इन साइज बिटवीन कैटायन एंड एनायन। जब कैटायन और एनायन के साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है तो ऐसे केस में फ्रेंकल डिफेक्ट यहाँ पे हो सकता है। स्मॉल साइज्ड कैटायन इज डिसलोकलाइज्ड फ्रॉम एंड गोज इनटू इंटरस्टिशियल साइड। जो स्मॉल साइज कैटायन होता है वो अपने स्थान से हट जाता है और किसी इंटरस्टिशियल साइड में जाकर के बस जाता है। ठीक है, डेंसिटी सेम रहता है क्योंकि यहाँ पे ना तो घट रहा है ना तो कम हो रहा है, बल्कि एक जगह से दूसरे जगह ये डिसलोकेट हो रहा है, तो यहाँ पे फ्रेंकल डिफेक्ट कहा जाता है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है और किसमें शो होता है ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा लिख लीजिए। ठीक है, फ्रेंकल डिफेक्ट शो होता है ZNS में, AgCl में, AgBr में और AgI में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए ZNS में शो होता है फ्रेंकल डिफेक्ट, AgCl में शो होता है, AgBr में शो होता है, AgI में शो होता है। इसको तो आप याद रख पाएंगे, AgBr, AgCl एंड AgBr ये सभी हेलोजन ग्रुप लगा हुआ देखिए, IBr यहाँ पे फ्लोरीन को छोड़ करके सभी हेलोजन ग्रुप है, और यहाँ पे याद रखेंगे ZNS में। तो इन सभी में फ्रेंकल डिफेक्ट होता है। एक्चुअली फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है इसको थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे, ये मान लेते हैं हम लोग का क्रिस्टल लेटिस है, यहाँ पे प्लस चार्ज है जो कि कैटायन छोटा होता है। मैंने अभी बात किया कि कैटायन इसमें छोटा होगा और एनायन कंपेरेटिवली बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे एनायन बड़ा है, तो यहाँ पे छोटे साइज का जो कैटायन होता है, देखिए दोस्तों यहाँ पे प्लस होना चाहिए लेकिन यहाँ से ये गायब हो गया है। ये गायब हो जा करके कहाँ आ गया है, यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइड में देखिए ये आ गया है, जिसके कारण इस प्रकार का डिफेक्ट मौजूद होता है। फ्रेंकल डिफेक्ट आते फ्रेंकल अंकल। ठीक है, फ्रैंक अंकल यहाँ से याद कर सकते हैं, फ्रैंक अंकल, फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रैंक अंकल यहाँ से उठ करके यहाँ चले गए हैं। ठीक है, फ्रैंक अंकल क्या किए हैं, यहाँ से उठ करके यहाँ चले गए हैं, तो यही है फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। स्कॉटकी डिफेक्ट बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, फ्रेंकल डिफेक्ट के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे कैटायन और एनायन दोनों ही यहाँ पे गायब रहेंगे। इक्वल नंबर ऑफ एनायन एंड कैटायन आर मिसिंग। इक्वल नंबर ऑफ एनायन एंड कैटायन जो है वो मिसिंग होगा इन दो सॉलिड वेयर साइज ऑफ एनायन एंड कैटायन आर कंपेरेबल। मतलब साइज और ऑफ एनायन एंड कैटायन जो वो कंपेरेबल साइज का होता है, वैसे में ये शो होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस में शो करता है, देखिए दोस्तों NaCl में शो हो सकता है। ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किस प्रकार का डिफेक्ट NaCl में हो सकता है, तो ये डिफेक्ट हो सकता है स्कॉटकी डिफेक्ट। KCl में हो सकता है, CSCl में हो सकता है और AgBr। यहाँ पे देखिए दोस्तों AgBr आप बोलेंगे यहाँ भी है और इसमें भी है, तो AgBr एक ऐसा यहाँ पे कंपाउंड है जिसमें दोस्तों आप स्कॉटकी डिफेक्ट भी दिखता है और फ्रेंकल डिफेक्ट भी दिखता है। तो AgBr कॉमन एग्जाम्पल है, थोड़ा इसे ध्यान से देख लीजिएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, AgBr शोज बोथ फ्रेंकल डिफेक्ट एंड स्कॉटकी डिफेक्ट। बहुत अच्छे से ये नोट्स बनाया गया है दोस्तों आपके आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगर आप इस नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 75% प्लस आपका आएगा। ठीक है, 75% प्लस आपका इसी नोट से आएगा, मैं ये गारंटी देता हूँ। इस नोट्स को अगर आप अच्छे प्रकार से पढ़ते हैं, आपका जो जो टॉपिक है उसी हिसाब से ये नोट्स को प्रिपेयर किया गया है। देखिए दोस्तों, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या है ये चीज़ आप जान लीजिए। इम्प्योरिटी डिफेक्ट जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, इफ मोल्टेन NaCl, यहाँ पे अगर मोल्टेन NaCl में इम्प्योरिटी डिफेक्ट थोड़ा सा, जैसे कि आप यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट अर्थात कोई इम्प्योरिटी वहाँ पे ऐड हो गया होगा और उसके कारण जो डिफेक्ट आ गया होगा उसी का हम लोग यहाँ पे इम्प्योरिटी डिफेक्ट कह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि मोल्टेन NaCl को मोल्टेन किया जाता है और उसमें अगर थोड़ा सा, अगर इसमें देखिए SrCl2 आ जाता है,
जैसे कि दोस्तों गेहूं के साथ एक दो दाना जौ का भी पिसा जाता है, उसी प्रकार ये चीज़ हो गया। देखिए NaCl के साथ अगर SrCl2 थोड़ा सा आ गया और क्रिस्टलाइज किया गया तो देखिए दोस्तों Na के जगह में Sr2+ आ जाएगा। ये जो डिफेक्ट है, इम्प्योरिटी आ गया है, तो उसी को कहा जाता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। मोल्टेन NaCl में एडिंग SnCl2 जो कि इम्प्योरिटी ऐड किया जा रहा है, तो इस प्रकार से आता है। देखिए दोस्तों, 2 Na हटेगा तब एक Sr2+ आएगा, क्योंकि हम लोग को जो आपका उसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, अर्थात कि प्लस और नेगेटिव चार्ज का आपका जो रेशियो है वो मेंटेन रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए Sr2+, यहाँ पे 2+ Sr का होता है, तो यहाँ पे 2 Na, एक Na+, जो कि इसके बराबर होगा Sr2+, इसीलिए 2 यहाँ पे Na निकलना होगा। तो यहाँ पे 2 Na निकल गया, मतलब Sr2+ तो एक ही स्थान पे आएगा और एक स्थान यहाँ पे वैकेंट रह जाएगा, तो इसको कैटायोनिक वैकेंसी कहा जाता है। इससे भी क्वेश्चन बना था दोस्तों, और लोग यहाँ पे परेशान हो रहे थे कि कैटायोनिक वैकेंसी कहाँ है, हम लोग का मिल ही नहीं रहा है। पिछले साल दोस्तों एक शिफ्ट में मेरा एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर कैटायोनिक वैकेंसी आया था, हम लोगों ने तो कैटायोनिक वैकेंसी पढ़ा ही नहीं है और ना तो हमारे सिलेबस में दिया गया। दोस्तों आपका सिलेबस का अंदर का ही क्वेश्चन था। देखिए कैटायोनिक वैकेंसी कहाँ से आया। कैटायोनिक वैकेंसी इसी को कहते हैं, इम्प्योरिटी वैकेंसी जो आता है उसी को कैटायोनिक वैकेंसी कहा जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे 2SrCl2 के लिए यहाँ पे 2 Na का यहाँ पे निकलना जरूरी था, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाना जरूरी है। उसमें से देखिए दोस्तों एक के स्थान पर ये Sr2+ आ गया, लेकिन दूसरा NaCl का जो स्थान, दूसरा Na का जो स्थान है वो तो वैकेंट रह गया, तो उसी को हम लोग कहते हैं कैटायोनिक वैकेंसी। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इस प्रकार के छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन आएंगे, हालांकि बेसिक है, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं पढ़े रहते हैं तो आप वहाँ पे जाकर के माथा चकरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी मैंने लिख दिया है, तो इसको वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं। नंबर ऑफ कैटायोनिक वैकेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ Sr2+ आयन एडेड। ठीक है, इस CdCl2 इस प्रकार से जो है इसमें आप शो करता है, इसको देख लीजिएगा, एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे कि Cd2+ में 2 Ag+ यहाँ पे निकालना होगा, तभी Cd2+ यहाँ पे ऑक्यूपाई करेगा। नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, स्टोक्योमेट्रिक मेंटेन नहीं रहता है, रेशियो ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नॉट मेंटेन, CP मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहता है। इसमें 2 ही प्रकार का डिफेक्ट आपको पढ़ना है, एक तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, या फिर इसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट में या तो कैटायन का साइज ज़्यादा होगा और एनायन का साइज कम होगा, या फिर कैटायन उसमें से मिसिंग होगा, तो उसको मेटल एक्सेस, माफ कीजिएगा, उसमें कैटायन ज़्यादा होगा। ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट अर्थात कि मेटल एक्सेस मात्रा में होगा। तो मेटल एक्सेस नाम से भी पता चल रहा है, मेटल एक्सेस में होगा कैटायन जो होगा वो एनायन से ज़्यादा होगा, या तो कैटायन ज़्यादा होगा या फिर देखिए एनायन वैकेंट होगा। ठीक है, एनायन कम होगा, या तो कैटायन ज़्यादा होगा या फिर एनायन कम होगा। यहाँ पे एग्जांपल दे दिए हैं, जैसे कि NaCl को आप हीट करेंगे तो NaCl से Na+ बनता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाता है, और ये जो Cl- है ये Na के साथ मिलकर के NaCl बना देता है, जिसके कारण यहाँ पे जो वैकेंसी आ जाता है, Cl- तो हट गया, NaCl बन गया Na के साथ, तो यहाँ पे Cl- गायब हो गया, तो यहाँ पे वैकेंसी आ जाता है। उस वैकेंसी को पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ रहता है। Na को मान लेते हैं NaCl है, इसको आप हीट कर रहे हैं तो Na+ Na से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर के ऑक्यूपाई करता है जो खाली रहता है। ठीक है, तो इसीलिए चार्ज जो है वो मेंटेन रहता है। इसी को दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख दिए हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, और मेटल एक्सेस डिफेक्ट दूसरा है, देखिए ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायंस। मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है क्यों? ड्यू टू एक्स्ट्रा जो कैटायन आता है उसके लिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है। उसके बाद मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मेटल डिफिशियंसी अर्थात कि मेटल यहाँ पे कम होगा। ठीक है, उसी को कहा जाता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। जैसे कि वही Fe2 Fe और O का यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था, Fe और O का यहाँ पे जो एग्जांपल दिया था, Fe और O का यहाँ पे रेशियो 1:1 होना चाहिए, लेकिन रेशियो 1:1 होता नहीं है, जैसे कि 0.96:1 होता है। तो यहाँ पे देखिए मेटल कम है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है इस प्रकार से आप शो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थ्योरी क्लास को मैंने लगभग शॉर्ट में आपको रिवीजन करवा दिया है, और अभी क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे। क्वेश्चन उसी बुक से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जिस बुक से हम लोग करते आ रहे हैं। इस बुक का PDF भी अवेलेबल है, ये भी आपको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल पूछा गया है, द फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे। देखिए एक्सरे डिफ्रैक्शन आ गया, मतलब ब्रेग्स इक्वेशन का यहाँ पे बात हो रहा है, सीधा सीधी आपको जान लेना है। सॉलिड स्टेट में आपका एक्सरे डिफ्रैक्शन आ गया, मतलब ब्रेग्स इक्वेशन का यहाँ पे बात होगा। द फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे फ्रॉम ए सर्टेन सेट ऑफ
क्रिस्टल प्लेन्स ऑकर्स एट एन एंगल, यहाँ पे एंगल दिया गया है, जो थीटा का हम लोग बात कर रहे थे वो थीटा दिया गया है 11.8 डिग्री, ठीक है, फ्रॉम द प्लेन्स इफ द प्लेन्स आर इतना अपार्ट, अर्थात कि जो डी हम लोगों ने पढ़ा वो डी यहाँ पे दिया गया है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, अर्थात कि यहाँ पे लेमडा निकालना है। तो यहाँ पे देखिए जो जो चीज़ें दिया गया है उसको देखिए फर्स्ट ऑर्डर दिया गया है, अर्थात कि एन का वैल्यू यहाँ पे दिया गया 1। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे डिग्री दिया गया है वो 11.8 डिग्री, मतलब यहाँ पे थीटा दिया गया है 11.8 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे 0.25 नैनोमीटर, अर्थात कि यहाँ पे डी दिया गया है 0.281 नैनोमीटर। नैनोमीटर को आप लोग मीटर में चेंज करना जानते हैं, 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। तो इतना चीज़ें आपको दिया गया है, आपको यहाँ पे वेवलेंथ फाइंड करना है। तो याद कीजिए दोस्तों ब्रेग्स इक्वेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था। बार बार मैंने कहा कि इस चीज़ को आपको याद रखना है, सिंपल सा आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। अगर आप फॉर्मूला को याद करके जाते हैं तो आप आराम से करके आएंगे और यही सब में आपका मार्क्स आएगा, ठीक है। दूसरों से आगे रहने का एक ही तरीका है, जो क्वेश्चन दूसरे नहीं बनाएंगे वो क्वेश्चन आपको बना करके आना है। 10 लगभग आपका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, 10 से 15। अगर आप 10 से 15 न्यूमेरिकल, अगर 15 न्यूमेरिकल में 10 न्यूमेरिकल भी बना करके आते हैं तो आप दूसरों से आगे रहेंगे, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट मैं जानता हूं न्यूमेरिकल को छोड़ करके आएंगे। इसलिए दोस्तों जो फॉर्मूलाज है उनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जो ब्रेग्स इक्वेशन है वो क्या है, एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, ये होता है। तो इसमें एन भी मौजूद है, यहाँ पे एन आपको पता है, लेमडा का वैल्यू निकालना है, डी आपको पता है, डी कितना है 0.28 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ये डी हो गया। और साइन थीटा साइन 11.8 डिग्री, आपको ये चीज़ निकालना है। 11.8 डिग्री आप तो निकाल नहीं सकेंगे, कैलकुलेटर से निकालना होगा। एग्जाम में आपको इसका वैल्यू दे दिया जाएगा, उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो 11.8 इसको अगर बैठाएंगे तो इसका आंसर आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए आप खुद से बनाइए और फाइंड कीजिए, सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया कौन कौन सा क्या क्या है, ठीक है। अब चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। आंसर ये रॉन्ग है, ये जितना भी आंसर दिया गया इसमें मैच नहीं करेगा। आंसर आपका हो जाएगा 0.1149 नैनोमीटर, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो इसको निकाल करके मिला लीजिएगा, 0.1149 नैनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी स्पेशलिटीज आर ऑब्टेनेबल फ्रॉम द डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम। तो डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम से याद रखेंगे 14 ब्रेविसलिटीज आर ऑब्टेनेबल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 ब्रेविसलिटीज ऑब्टेनेबल होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। दोस्तों 3 नंबर जो क्वेश्चन है, ए इज़ नॉट बी इज़ नॉट सी, ठीक है। ए बी और सी तीनों बराबर नहीं है, लेकिन अल्फ़ा और गामा जो है ये 90 डिग्री है, बीटा जो है ये 90 डिग्री नहीं है। तो आपका यहाँ पे कौन सा क्रिस्टलोग्राफिक डायमेंशन होगा या फिर एग्जाम कौन सा यूनिट सेल होगा ये आपको बताना है। कैल्साइट होगा, रोम्बिक सल्फर का क्रिस्टल होता है, या फिर ग्रेफाइट का होता है, मोनोक्लिनिक का होता है। दोस्तों इसका एक लंबा चौड़ा आपको चीज़ पढ़ना होगा, तब जाकर के इस क्वेश्चन का आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है। चलिए मैं फिर भी शॉर्ट में यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ। देखियो अलग अलग यहाँ पे यूनिट सेल होता है, जैसे क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ये सब आप सभी ने पढ़ा होगा। जैसे कि क्यूबिक में बताता हूँ, क्यूबिक जो होता है, क्यूबिक इस टाइप से होता है। पहला एग्जाम्पल लिखते हैं, चलिए कॉपी में आप सभी लिखते रहिए मेरे साथ। यहाँ पे जैसे आप सभी देख पा रहे होंगे ये क्यूबिक हो गया। क्यूबिक में क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है, और अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ये क्यूबिक का होता है, ठीक है, ये क्यूबिक का होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये क्यूबिक का होता है जिसमें ए इज इक्वल टू बी, अर्थात कि जो फेसेस है ये ए बी और सी, ये चीज़ तीनों ही बराबर होते हैं, और अल्फ़ा बीटा और गामा जो होता है 90 डिग्री होता है। ये क्यूबिक का होता है, ठीक है, क्यूबिक। चलिए कॉपी में इसको नोट कीजिए। उसके बाद दूसरा मैं बता रहा हूँ, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल होता है, ठीक है, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल का कैसा होता है, इस टाइप से होता है टेट्रागोनल का, इस टाइप से टेट्रागोनल का होता है, ठीक है, इस टाइप से टेट्रागोनल का होता है, जिसमें ए इज इक्वल टू बी होता है लेकिन इज़ नॉट इक्वल टू सी होता है, और जो एंगल होता है अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ठीक है। अब एंगल हम लोग क्या बात कर रहे हैं, जैसे कि ये एंगल हो गया, उसके बाद ये जो एंगल है ये हो जाएगा, इसके बीच का जो एंगल है, तो ये जो एंगल है ये तीनों ही एंगल 90 डिग्री का होता है। ये आपका होता है टेट्रागोनल में, तो इसको भी नोट कर लीजिए। क्यूबिक में आपका क्या होता है, तीनों ही फेसेस बराबर होते हैं, तीनों ही एंगल 90 डिग्री का होता है। टेट्रागोनल में क्या होता है, दो फेस बराबर होता है, तीसरा फेस बराबर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे ए और बी बराबर होगा, तीसरा फेस आपका बराबर नहीं होगा। उसके बाद अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों ही 90 डिग्री का होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्थोरोम्बिक एक होता है, ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक।
ऑर्थोरोम्बिक में याद रखेंगे इस टाइप से। स्ट्रक्चर तो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, आप स्केल से बनाएंगे नाप के तब आपको समझ में आएगा। ऑर्थोरोम्बिक में इस टाइप से होता है। इसमें याद रखेंगे ना तो ए बराबर होता है, ना तो बी बराबर होता है, ना तो सी बराबर होता है, ये तीनों ही फेस बराबर नहीं होता है। उसके बाद याद रखेंगे लेकिन दोस्तों अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, अर्थात कि इनका जो एंगल है वो बराबर होता है लेकिन तीनों ही फेस इसका बराबर नहीं होता है। इसको कहा जाता है ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक कहा जाता है जिसमें आपका तीनों ही एंगल जो है ये 90 डिग्री का होता है लेकिन तीनों ही फेस जो होता है ये बराबर नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है देखिए मोनोक्लिनिक, और इस क्वेश्चन का आपका यही आंसर होगा मोनोक्लिनिक देखिए कैसे होता है। मोनोक्लिनिक में थोड़ा टिल्ट टाइप से, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है, टिल्ट टाइप से, इस टाइप से आपका स्ट्रक्चर होगा, थोड़ा सा टिल्ट होगा। ठीक है, इसमें मोनोक्लिनिक में क्या होता है, ना तो ए, ना तो बी, ना तो सी, ये तीनों ही फेसेस बराबर नहीं होते हैं। उसके बाद दोस्तों अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा, अल्फ़ा और गामा का 90 डिग्री होता है लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों बीटा इज़ नॉट 90 डिग्री, बीटा इज़ नॉट 90 डिग्री। तो ये आपका होता है मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे देखिए हेक्सागोनल क्या होता है, देखिए दोस्तों हेक्सागोनल में ए इज इक्वल टू बी होगा, इज़ नॉट सी। ठीक है, स्ट्रक्चर उसी टाइप से होगा, इसको स्केल से नाप के बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा। हेक्सागोनल में ए इज इक्वल टू बी होता है लेकिन सी का इक्वल नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, अल्फ़ा और बीटा एंगल 90 डिग्री का होगा लेकिन यहाँ पे गामा जो एंगल होगा ये 120 का डिग्री होगा। ठीक है, इसको कहा जाता है हेक्सागोनल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों रोम्बोहेड्रल। ठीक है, रोम्बोहेड्रल का कैसा होता है, रोम्बोहेड्रल का ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है लेकिन अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज़ नॉट 90 डिग्री, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा ये जो बराबर होता है लेकिन 90 डिग्री का नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ट्राइक्लिनिक। इसमें ना तो ए, ना तो बी, ना तो सी, ये तीनों ही बराबर नहीं होते, ना तो एंगल बराबर होते हैं। अल्फ़ा इज़ नॉट बीटा इज़ नॉट डेल्टा। तो इतने चीज़ों को आपको याद रखने हैं और मेरे ख्याल से 6 या 7 मेरे ख्याल से मैंने आपको करा दिए होंगे। तो 7 चीज़ों को याद रखेंगे तभी इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था देखिए दोस्तों अल्फ़ा ए, बी और सी ये तीनों ही बराबर नहीं होंगे, इस प्रकार का हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें ए, बी और सी ये तीनों ही बराबर नहीं होंगे और अल्फ़ा और गामा 90 डिग्री होगा, बीटा इज नॉट 90 डिग्री। तो इस प्रकार का हम लोगों ने किस क्रिस्टल में पढ़ा, मोनोक्लिनिक सल्फर में पढ़ा। ठीक है, मोनोक्लिनिक सल्फर तो छोड़िए, सल्फर उधर जो भी रहेगा, मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर में ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो जितने भी स्ट्रक्चर को मैंने बताया सभी स्ट्रक्चर को लिख करके रखिए, उसमें से पक्का एक क्वेश्चन छप जाएगा आपका एग्जाम में। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको याद रखना है कि कौन सा यूनिट सेल में क्या आपका एंगल होता है और क्या आपका फेसेस होता है। ठीक है, तो मोनोक्लिनिक में याद रखेंगे ए इज़ नॉट बी इज़ नॉट सी, लेकिन अल्फा और गामा का जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है, बीटा का एंगल आपको 90 डिग्री नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का याद रखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन डी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस में एटम ए ऑक्यूपाइज द कॉर्नर पोजीशन। एटम ए क्या करता है, कॉर्नर पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है और बी ऑक्यूपाई द सेंटर पोजीशन। इफ वन एटम ऑफ बी इज मिसिंग, किसी एक एटम मिसिंग है तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए इस किताब में 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका ऑप्शन गलत दिया गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, फेस सेंटर्ड है, तो थोड़ा सा मैं बनाने का प्रयास करता हूँ। हालांकि 2D में तो आपको समझ में नहीं आएगा, 3D में ये चीज़ थोड़ा सा अच्छा समझ में आता है। देखिए FCC में फेस सेंटर्ड में क्या होता है, इसके जो फेस हैं 6 फेस में 6 होता है। ठीक है, आगे एक और पीछे एक, 6 फेस में 6 हो गया। और उसके बाद एक बॉडी में होता है क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस। तो यहाँ पे फेस सेंटर में क्या होता है, फेस में कितना होता है, फेस में हो गया 6 हो गया फेस में। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है कि बी ऑक्यूपाइज द सेंटर पोजीशन इफ वन ऑफ द एटम बी इज मिसिंग फ्रॉम द फेस। तो बी कोई एक मिसिंग हो रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो कॉर्नर है इसमें आ रहा है ए ऑक्यूपाइज, तो यहाँ पे कितना कॉर्नर है, पीछे का 4 कॉर्नर और आगे का 4 कॉर्नर, मतलब ए का यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे बी में एक मिसिंग हो रहा है, अर्थात कि यहाँ पे 6 था इसमें 5 है, मतलब बी
5 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा A8B5, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर होगा A8B5 ऑप्शन। देखिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन देखिए गलत दिया हुआ है मेरे ख्याल से, तो यहाँ पे A8 और B5 होगा, B5, ठीक है। A8 और B5 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी मेरे ख्याल से A8 और B5 है, यहाँ पे A8 कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन NaCl यूनिट सेल दिया गया है NaCl, इसको मान लेते हैं NaCl है। और ऑल द आयंस लाइंग अलोंग द एक्सिस एज सोन इन द फिगर रिमूव्ड, इसमें इस एक्सिस में रिमूव कर रहा था Na+, तो इस एक्सिस में रिमूव कर रहा तो फेस का रिमूव कर रहा है, तो फेस का रिमूव कर रहा तो कॉर्नर में कुछ प्रॉब्लम तो होगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए 4 Na होगा, 4 Cl होगा, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन एलिमेंट ऑकरिंग इन द BCC स्ट्रक्चर हैज 12.08 इंटू 10⁻23 यूनिट सेल। यहाँ पर देखिए एक एलिमेंट ऑकरिंग इन द BCC स्ट्रक्चर दिया गया है, इसमें आपका 12 पॉइंट इतना यूनिट सेल है, उसमें द टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो एटम्स अवेलेबल, यूनिट सेल एटम्स कितने अवेलेबल होते हैं यूनिट सेल में, कितना BCC में क्या होता है 8 होता है, 1/8 इंटू 8 होता है, 8 उसका कॉर्नर होते हैं, प्लस यहाँ पे 1 एक बॉडी में होता है, क्योंकि बॉडी सेंटर दिया गया, बॉडी एकदम बीच में होता है 1, इसको काटेंगे तो 1, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 12.08 इंटू 10⁻23 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 से इंटू करना है आपको, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ ए मेटल इज, आर इज एटॉमिक रेडियस। क्या कहा गया, टोटल वॉल्यूम, अच्छा इसमें वॉल्यूम फाइंड करना है, फेस सेंटर्ड FCC में आपका वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। वॉल्यूम मतलब जैसे कि इससे पहले हम लोग रिकॉग्नाइज कर रहे थे, स्पेयर का वॉल्यूम यहाँ पे मानना होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे यूनिट सेल को यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसको स्पेयर मान रहे हैं, तो यहाँ पे स्पेयर का आपको यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करना है। और FCC में क्या होता है 1/8 इसका जो फेस में होता है, और इसका जो कॉर्नर होता है उसमें भी होता है, तो 8 कॉर्नर हो गया, प्लस 6 फेस में होता है, उसके लिए ऐसे लिखते हैं, तो 8 कट गया 1 हो गया, और इसमें 6 फेस के लिए यहाँ पे 3 हो गया, तो 1 + 3 = 4 होता है, ठीक है। 4 यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट मौजूद होगा, एटम्स माफ कीजिए, नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पे स्पेयर का आप सभी को पता होगा, इसका वॉल्यूम होता है 4 इंटू 4/3 πr3, 4/3, ये जो स्पेयर है, स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr3। और यहाँ पे FCC के लिए हम लोग का जो निकला है वो निकला है 4, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 πr3 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं 7 नंबर का करेक्ट आंसर कौन सा हो, तो 16/3 πr3, ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पैकिंग एफिशिएंसी इन डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट। डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट में पैकिंग एफिशिएंसी का आपको यहाँ पे क्या ऑर्डर बताना है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैकिंग एफिशिएंसी FCC का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद BCC, उसके बाद सिंपल क्यूबिक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैकिंग एफिशिएंसी का जो करेक्ट ऑर्डर होगा, एफिशिएंसी FCC इज ग्रेटर देन BCC इज ग्रेटर देन सिंपल क्यूबिक, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या एक छोटा मोटा यहाँ पे न्यूमेरिकल है, आसान न्यूमेरिकल है। एल्युमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, इट्स मेटलिक रेडियस दिया गया है 125 पिकोमीटर। हाउ मेनी यूनिट सेल आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट सेल कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना है, ये आपको देखना है, ठीक है। तो रेडियस यहाँ पे दिया गया है 125 पिकोमीटर दिया गया है, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब में एल्युमिनियम के कितने यूनिट सेल मौजूद है, ये आपको फाइंड करना है। तो दोस्तों एक एग्जांपल याद रखेंगे एज लेंथ का, ठीक है, ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। एज लेंथ का जो फॉर्मूला होता है 2√2r, ये बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन भी बनेगा। एज लेंथ का जो फॉर्मूला होता है याद रखेंगे, A = 2√2r होता है, ठीक है, 2√2r होता है, जहाँ पे r जो होता है ये रेडियस होता है, जो कि रेडियस यहाँ पे दिया गया है 125। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो यहाँ पे क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर में पूछा गया 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना यूनिट सेल मौजूद होगा। तो सबसे पहले A यहाँ पे निकाल लेंगे, यहाँ पे r दिया गया है 125,
पिकोमीटर। तो आर यहाँ पे बैठा करके आप ए निकाल लीजिएगा। और क्यूब का आपका वॉल्यूम होता है ए क्यू, तो जितना निकलेगा उसको क्यू कर दीजिएगा। और जो क्यू निकालेगा 1 सेंटीमीटर क्यू में आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। 1 सेंटीमीटर क्यू के लिए हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यू के लिए हो जाएगा 1 बटा जो जितना आपका यहाँ पे वॉल्यूम निकलेगा वो वॉल्यूम को डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, आपका जो आंसर निकल करके आएगा 2.26 इंटू 10^22, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10^22। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो फॉर्मूला में बैठाना है मैं आपको बता दिया, ए इज इक्वल टू जो एज लेंथ का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू 2√2r, ये आपका होता है 2√2r। पहले ए निकालना है, फिर आपका क्यूब का यहाँ पे क्यूब निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इसका क्यूब कर दीजिएगा, जो भी निकलेगा इसको क्यूब कर दीजिएगा। और उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में पूछा गया, तो 1 डिवाइडेड बाई जितना आपका ए क्यू निकलेगा उसको डिवाइड कर दीजिएगा। और इसका आंसर जो आएगा वो सी नंबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गोल्ड एटॉमिक रेडियस। गोल्ड का एटॉमिक रेडियस दिया गया है 0.144। ठीक है, सेम वही ये से बनेगा, वही फॉर्मूला से बनेगा। देखिए क्रिस्टलाइजेशन इन फेस सेंटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द सेल, लेंथ पूछा गया है। ठीक है, तो मतलब ए का ही वैल्यू निकालना है। इसमें जो ए इज इक्वल टू निकाल रहे थे ना एज लेंथ, वही एज लेंथ ही पूछा गया। देखिए एज लेंथ इज इक्वल टू 2√2r होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस दिया गया है 0.144, तो यहाँ पे r की जगह में 0.144 बैठा दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2√2 का वैल्यू निकालिएगा और r के जगह में 0.144 बैठा दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.407 नैनोमीटर। नैनोमीटर में ही आपका आंसर दिया गया है, तो इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे 0.407 नैनोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, 407 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन ए स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन ऑफ स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। ऑब्वियस बात है 2 डायमेंशन में अभी मैंने बताया। देखिए दोस्तों इसके चारों ओर केवल 4 ही रह सकता है, तो 1 2 3 4 कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, 4 होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एज लेंथ। एज लेंथ आपको बताना है। एज लेंथ मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया और मैंने कहा था कि डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपका बनेगा। तो देखिए दोस्तों एज लेंथ का फॉर्मूला मैंने क्या दिया, ए इज इक्वल टू 2√2r, लेकिन आप कहेंगे यहाँ तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा 2√2r, तो इसको थोड़ा सा चेंज कीजिए। देखिए ऊपर भी 2√2 से इंटू कर दीजिए, नीचे भी 2√2 माफ कीजिए √2 से इंटू कर दीजिए। तो ऊपर अगर सॉल्व करेंगे 2 ये √2 मिलकर के 2 हो जाएगा और 2 के साथ इंटू होगा तो 4 डिवाइडेड बाई √2r। ठीक है, देखिए ऑप्शन डी में आपका आ जा रहा है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4√2। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, तो इसे आप याद रखेंगे। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ए मेटल हैज़ बीसीसी स्ट्रक्चर। कोई मेटल का बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है एंड द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज, एज लेंथ कितना है, अर्थात कि यहाँ पे ए का वैल्यू दिया गया है, जो एज लेंथ है 3.04 ये एज लेंथ है। तब वॉल्यूम निकालना है, तो आसान सा क्वेश्चन है। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है बॉडी सेंटर क्यूबिक दिया गया, मतलब क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यू, और यहाँ पे ए दे दिया गया है पहले से। ठीक है, तो उसको आपको पुट कर देना है, वो निकाल देना है। देखिए दोस्तों एज क्या दिया गया 3.04 और वॉल्यूम क्या होता है इसका क्यूब होता है। तो इसको 0.4 किस में दिया गया है, एंगस्ट्रम में दिया गया है, लेकिन आंसर आपको सेंटीमीटर क्यूब में है। तो यहाँ पे एंगस्ट्रम में दिया गया है, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में आंसर है, मतलब आपको यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना होगा। तो 3.04 एंगस्ट्रम में 10⁻- मीटर होता है और सेंटीमीटर में 10⁻8 हो जाएगा, 10⁻8 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्यूब निकालना है, क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो इसको क्यूब कर दीजिएगा। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है, आपका आंसर आ जाएगा 2.81 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द नंबर ऑफ यूनिट सेल का नंबर दिया गया है 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। तो 50.8 ग्राम मतलब NaCl का एक यूनिट में कितना होता है 58.5 ग्राम, एक यूनिट का ये दिया गया है। तो एक यूनिट इज इक्वल टू होता है अवागाड्रोस नंबर के बराबर होता है। NaCl का एक यूनिट अवागाड्रोस नंबर के बराबर होगा, अर्थात कि एक यूनिट में आपका कितना होगा 6.023 इंटू 10⁻23 अवागाड्रोस नंबर के बराबर होगा। और यहाँ पे पूछा गया है क्या, NaCl इज नियरली इक्वल टू। तो NaCl जो होता है FCC स्ट्रक्चर होता है और FCC स्ट्रक्चर है 4 NaCl मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे 4 NaCl मॉलिक्यूल होता है, जिसके कारण यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इससे डिवाइड कर देंगे 4,
तो आपका आंसर आ जाएगा नियरली इक्वल टू 1.5 इंटू 10^23। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन ए क्यूब शेप्ड आइडियल क्रिस्टल ऑफ NaCl ऑफ मास 1 ग्राम। मास दिया गया है 1 ग्राम, Na का यहाँ पे दिया गया एटॉमिक मास दिया गया 23, Cl का दिया गया 35। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ अपनाएंगे, एवोगाड्रोस नंबर लेंगे इंटू 10^23, इसमें एवोगाड्रोस नंबर डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 होता है उसका मॉलिक्यूल का संख्या, और मास ऑफ NaCl का मास यहाँ पे से निकालेंगे 58.5 हो जाएगा, और एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे 6.023 इंटू 10^23। ठीक है, ये हो गया, और इसमें जितना आएगा फिर नंबर ऑफ सेल इन 1 ग्राम निकालेंगे, अर्थात कि 1 से डिवाइड कर देंगे, ये जितना आया। ठीक है, 1 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.57 इंटू 10^21। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंट में दे करके चल रहा हूँ, आपको अपना कॉपी में बनाते हुए जाना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेटलिक एलिमेंट हैज़ अ क्यूबिक लेटिस। किसी मेटलिक एलिमेंट का क्यूबिक लेटिस कितना है? द एज क्यूबिक हैज़ ए क्यूबिक लेटिस। अच्छा, क्यूबिक लेटिस है, ईच एज ऑफ द यूनिट सेल इज 2 एंगस्ट्रम। उसका एज कितना है? 2 एंगस्ट्रम है। द डेंसिटी ऑफ ए मेटल इज 2.5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। द यूनिट सेल इज इन 200 ग्राम ऑफ मेटल। पहले क्या क्या लिखा दिया हुआ है वो सबको देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे एज दिया गया है 2 एंगस्ट्रम। ठीक है, एज दिया गया, देखिए एज दिया गया है, मतलब ए का वैल्यू दे दिया गया है। डेंसिटी इसका दिया गया है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद यूनिट सेल इन 200 ग्राम आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं वही चीज़ ए क्यू पुट करेंगे। ठीक है, और एज दे दिया गया है 2 एंगस्ट्रम। 2 एंगस्ट्रम को सेंटीमीटर में चेंज करना है, इंटू 8 का होल स्क्वायर कर देंगे तो आपका ये जो आ जाएगा 8 इंटू 10^-24 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब मास ऑफ 1 यूनिट सेल इज इक्वल टू होता है मास ऑफ 1 यूनिट सेल निकालेंगे तो वॉल्यूम जो दिया गया है, ये जो वॉल्यूम आपका निकला इंटू डेंसिटी। ठीक है, जो डेंसिटी दिया गया है 2.5, इससे इंटू कर देंगे तो ये जो आया है इसके साथ इंटू कर देंगे। ठीक है, तो ये जो 8 इंटू 10^24 हम लोग का आया, इसके साथ आपको 2.5 को इंटू कर देना है, और नंबर ऑफ यूनिट से निकालने के लिए 200 ग्राम में निकालने के लिए 200 ग्राम डिवाइडेड बाय जितना हम लोग का आया उसको यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, और आंसर आपका आ जाएगा 1 इंटू 10^25। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। द स्ट्रक्चर ऑफ TiCl इज सिमिलर टू CaCl। TiCl का जो स्ट्रक्चर है वो CaCl के स्ट्रक्चर के बराबर होता है। व्हाट वुड बी द रेडियस रेशियो ऑफ TiCl? रेडियस रेशियो अगर आप निकालना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0. ये CaCl के बराबर होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा 0.732 -1। ठीक है, अब चलिए इसको देखते हैं, वो जल्दी जल्दी मैं करा देता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ फ्रेंकल डिफेक्ट? फ्रेंकल डिफेक्ट कौन सा शो करेगा? दोस्तों मैंने आपको डिफेक्ट में पढ़ाया कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखिए NaCl, AgBr, ग्रेफाइट या फिर डायमंड, किसमें आपको फ्रेंकल डिफेक्ट शो होगा? तो याद कीजिए, मैंने बताया था AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें फ्रेंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट दोनों ही शो करता है। चलिए मैं एक बार बता ही देता हूँ आपको। जैसे कि फ्रेंकल डिफेक्ट में कौन कौन सा हम लोगों ने देखा था? AgCl देखा था, AgCl, AgBr और AgI देखा था। ठीक है, उसके बाद और एक देखे थे ZNS। ये सारे फ्रेंकल डिफेक्ट शो करते हैं, याद रखेंगे, जिसमें देखिए क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो हेलोजन ग्रुप है, और यहाँ पे ZNS है। ये चीज़ याद रखेंगे, ये फ्रेंकल डिफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, ये सारे। और उसके बाद और एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, स्कॉटकी डिफेक्ट। ठीक है, स्कॉटकी डिफेक्ट हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? स्कॉटकी डिफेक्ट में हम लोग पढ़ा था NaCl जो कि सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद CaCl, ये भी हम लोग को पढ़ा था, CaCl और AgBr, ये 3 इंपॉर्टेंट हम लोगों ने माफ कीजिएगा स्कॉटकी डिफेक्ट में पढ़ा था, जहाँ पर AgBr जो है ये स्कॉटकी डिफेक्ट भी शो करता है, फ्रेंकल डिफेक्ट भी शो करता है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी AgBr। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ NaCl इज डॉप्ड, NaCl को डॉप्ट किया जाता है 10^-4 मोल % में ऑफ SrCl2, द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज विल बी। कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज क्या होगा? ठीक है, तो देखिए कंसंट्रेशन ऑफ यहाँ पे SrCl2 दिया गया है 10^-4 मोल % पर मोल % में दिया गया है। तो यहाँ पे इसको आप चेंज कीजिएगा, परसेंट को चेंज कीजिएगा तो 10^-4 % को चेंज करने के लिए 100 डालते हैं। ठीक है, इतना मोल्स हो जाएगा। और SrCl2 में क्या है, तो इतना मोल इसमें जोड़, यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10^-6 हो जाएगा, ये 2 जीरो ऊपर चला जाएगा तो -6 हो जाएगा। ठीक है, SrCl2 कितना है? 10^-6 मोल है। द कैटायन वैकेंसीज पर मोल ऑफ NaCl आपको निकालना है, तो इसको आपको एवोगाड्रोस नंबर से
इंटू कर देना है, सिंपल सा, कुछ ये नहीं करना है। जो आपका यहाँ पे दिया गया है 10⁻6 हम लोग का निकला, इसको जो एवोगाड्रोस नंबर दिया गया 6.02 इंटू 10⁻23 इसके साथ आपको गुना कर देना है। जैसे ही आप गुना करेंगे आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। आंसर चलिए मैं बता देता हूँ, इसका जो आंसर है 6.02 इंटू 10⁻7 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर ऊपर है, तो देखिए 6.02 इंटू 10⁻17, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 6.02 इंटू 10⁻17 ये आपका आंसर होगा। थोड़ा सा इसको मिला लीजिएगा, अपने से बना करके चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एन एग्जाम्पल ऑफ अन नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड इज, नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड का कौन सा एग्जाम्पल है ये आपको बताना है। PbO, NiO2, Al2O3 या फिर Fe3O4। तो नॉन स्टोक्योमेट्रिक ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा दी, जिसमें कि स्टोक्योमेट्री जो होगा ये मेंटेन नहीं होगा, लेकिन चार्ज जो है वो मेंटेन रहता है। तो इसमें पूछा गया था एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड इज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी Fe3O4, ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21। इफ ए इज द लेंथ ऑफ द साइड, ए क्या है, लेंथ ऑफ द साइड है, और पी क्यू द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर, तो बॉडी सेंटर में लेंथ ऑफ द साइड होता है। बॉडी सेंटर में लेंथ ऑफ द साइड याद रखेंगे, ये होता है आपका ए इज इक्वल टू होता है रेडियस से आपका निकलेगा, उसका जो रेडियस होता है BCC का रेडियस होता है, R इज इक्वल टू होता है √3/4 ए, ठीक है, तो यहीं से ए निकलेगा। तो यहाँ पे कहा गया है द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर्ड एटम एंड वन कॉर्नर ऑफ द एटम क्यूब विल बी, माफ़ कीजिएगा ऐसे ये नहीं होता है एक्चुअली, यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है क्यूब का ये 2r होता है, 2r इज इक्वल टू होता है √3/4a, ये होता है, ठीक है, 2r इज इक्वल टू √3/4a। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इधर नीचे आ जाएगा, तब आपका आएगा r इज इक्वल टू हो जाएगा √3/2a, ये आपका करेक्ट आंसर होगा √3/2a। r इज इक्वल टू हो जाएगा √3/2a, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका, ठीक है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ए मेटल हैज़ ए FCC लेटिस, द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 404 पिकोमीटर। एज लेंथ दिया गया है आपका 404 पिकोमीटर, ए दिया गया है, और यहाँ पे डेंसिटी दिया गया है 2.72 ग्राम सेंटीमीटर क्यू। इसमें मोलर मास आपको निकालना है, एवोगाड्रोस नंबर दे दिया गया है। मोलर मास निकालना के लिए देखिए दोस्तों जेड आपको निकालना है, तो जेड इसमें क्या है, FCC दिया गया ना, द एज लेंथ ऑफ द FCC दिया गया, तो FCC का जेड आपका हो जाएगा 4, ठीक है, और यहाँ से आपका डी निकलेगा मास ऑफ द यूनिट सेल। इसमें जो मास दिया गया है मास ऑफ द यूनिट सेल, मास ऑफ द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, ये होता है। तो मास को हम लोग ZM लिखते हैं, वॉल्यूम का क्या लिखेंगे AQ, जो वॉल्यूम निकलेगा इंटू एवोगाड्रोस नंबर से इंटू करेंगे, और इस फॉर्मूला में जैसे ही आप पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में आपको पुट कर देना है M इज इक्वल टू, इसमें मोलर मास निकल जाएगा इस फॉर्मूला से, तो इस फॉर्मूला से आपको मोलर मास निकाल लेना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मेटल क्रिस्टलाइजेस विद ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस। एक मेटल जो होता है क्रिस्टलाइजेस विद ए FCC क्यूबिक लेटिस दिया गया है। द एज दिया गया है 408 पिकोमीटर। द डायमीटर ऑफ द मेटल, डायमीटर आपको यहाँ पे पता करना है, तो एज दिया गया तो डायमीटर आराम से निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों एज का हम लोग का फॉर्मूला पता है 2√2r, ये होता है 2√2r, तो यहाँ पे r निकाल लेंगे तो डायमीटर निकल जाएगा। देखिए 2√2r ये ए का फॉर्मूला होता है, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा a डिवाइडेड बाई 2√2, ये हो जाएगा। और a देखिए दोस्तों 408 हम लोग का दिया गया है, पिकोमीटर में दिया गया, चेंज करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आंसर भी आपका पिकोमीटर में है। 408 हो गया और ये 2 हो गया, √2 का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। √2 का वैल्यू कितना होता है, √2 का वैल्यू होता है 1.4 समथिंग होता है, चलिए 1.4 ही मानते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए 408 हो जाएगा और नीचे 2.8 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा लगभग 2 से काटिए, मान लेते हैं 2 से काट दीजिए, 2 से 3 से ही काटना होगा लगभग, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 144 समथिंग यहाँ पे आएगा, तो राउंड फिगर में यहाँ पे दिया गया है 144 पिकोमीटर, ठीक है। ऑप्शन सी देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर दिया गया है 144 पिकोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 तक कर लेते हैं, उसके बाद ही वीडियो को एंड करेंगे। देखिए इफेक्टिव नंबर ऑफ CU दिया गया है, इफेक्टिव एलॉय
alloy of copper, silver and gold is found to have copper constituting the CCP lattice. If the silver atom occupy the edge center present in the body, तो इसमें alloy का क्या फॉर्मूला है ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ CU एटम्स इन ए यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ CU एटम निकालने के लिए यूनिट सेल में देखिए दोस्तों यहाँ पे BCC होता है, बॉडी सेंटर होता है, तो 8 इंटू 1/8 हो जाएगा प्लस 6 इंटू 1/2 हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 3, ये कट के 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 1 + 3 इज इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स एजी का निकालेंगे तो 12 होता है इंटू 1/4 होगा, इससे काटेंगे तो 3 होगा, तो यहाँ पे 3 आएगा। अब हमें निकालना है AU एटम्स इन यूनिट सेल 1, यहाँ पे 1 दिया गया है। देखो 3 चीज़ का यहाँ पे बना रहा है, कॉपर का यहाँ पे हो गया, कॉपर का निकल गया 4, और यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ गोल्ड AU का निकल गया 3, और किसका चाहिए हम लोग को, सिल्वर का निकल गया 3, और AU का निकल जाएगा, AU के यहाँ पे क्या होगा, AU का हो जाएगा गोल्ड पे बॉडी सेंटर दिया गया मतलब केवल 1 होगा। ठीक है, बॉडी सेंटर दिया गया मतलब 1 होगा, तो यहाँ पे आपका जो CU होगा, CU का जो 4 होगा, 4 यूनिट CU होगा, उसके बाद 3 यूनिट आपका यहाँ पे हो जाएगा AG, और 1 यूनिट हो जाएगा आपका AU। तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, CU4 AG3 और AU, ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस ए यूनिट सेल इज शेयर्ड इक्वली बाय हाउ मेनी यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस में एक यूनिट सेल को शेयर किया जाता है, हाउ मेनी यूनिट सेल में ये आपको शेयर करना है, 8, 4, 2 या फिर 6। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर देंगे तो 6 फेसेस होता है तो 6 यूनिट सेल होगा, ऑब्वियस बात है। फेस सेंटर में क्या होता है, 6 फेस होता है, तो यूनिट सेल भी यहाँ पे 6 होगा, तो इसके का जो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 6 करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। लगभग 1 घंटे का क्लास पूरा हो गया है, क्वेश्चन नंबर 25 तक देखा था, साथ में हम लोगों ने थियरी क्लास को भी देखा। तो अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं और क्या ही कर सकता हूँ। अगर आपको मन होगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे जरूर लाइक कर दें। अगर आपको बुक का PDF चाहिए या फिर आपको नोट्स का PDF चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे टेलीग्राम ID मिल जाएगा, उसमें आप कांटेक्ट कीजिएगा, या फिर आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप में भी बात कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट का एक ही बार कॉल आता है तो मैं उसे फिर रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, तो फिर आपको भी बुरा लगेगा, इसलिए आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।